हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट। और हम इसमें प्रोजेक्ट एनालिसिस के फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि वित्तीय एनालिसिस को आज पढ़ेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस वित्तीय विश्लेषण अध्ययन बाजार एवं तकनीकी विश्लेषण अध्ययनों पर आधारित परियोजना का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण है। वित्तीय मीन्स फाइनेंशियल। इसमें क्या होता है, परियोजना से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, संक्षिप्तीकरण, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता, निर्वचन की आवश्यकता होती है। वित्तीय विश्लेषण का मोटिव क्या हुआ कि यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के लिए कोषों की आवश्यकता का उचित एवं सही तरीके से निर्धारण कर लिया गया है, परियोजना की पूंजी संरचना उचित रूप से कर ली गई है और उचित स्रोतों की पहचान कर ली गई है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। मीन्स हम इसको ऐसे समझें कि उस प्रोजेक्ट के लिए जिसे हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर है उस परियोजना के लिए, और वो सारी फंड्स जो भी हमें चाहिए इसमें फाइनेंशियली, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो नीड्स है, उनकी भी उचित प्लानिंग कर ली गई है। अब इसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, परियोजना लागत। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण आई थिंक सूचना यही होगी, यही सबसे पहली जानकारी होगी जिसको हम जानते हैं कि उस प्रोजेक्ट की कुल लागत, टोटल कॉस्ट क्या रहेगी। यह जो लागत होगी यही उस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम वित्तीय सुदृढ़ता को जांचेंगे। परियोजना के लिए बोलते हैं कि कितने और कहाँ से फाइनेंशियल फंड्स जुटाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता लगेगी। परियोजना लागत अनुमान इसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने योग्य हो जाने तक किए गए व्यय का कुल योग है। अब सिर्फ ये नहीं कि आउटपुट हो गया, इनपुट्स यहाँ से लिए और आउटपुट तक का खर्चा हमारा क्या हुआ, ये नहीं है। ये है कि उसके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने योग्य हो जाने तक किए गए व्ययों का कुल योग। मीन्स पूंजीगत व्यय, यह पूंजीगत व्यय है। दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे समझे कि यह मृत या डूबा हुआ विनियोग है जो स्थायी संपत्तियां प्राप्त करने, कार्यशील पूंजी के लिए उपांत राशि अमूर्त संपत्तियों में किया जाता है। मीन्स भूमि के क्रय और स्थल विकास से रिलेटेड लागतें इसमें आएंगी, लोक कार्य एवं ढांचागत निर्माण लागतें आएंगी, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, परामर्श शुल्क, एडवाइजरी फी, प्रारंभिक व्यय, विदेशी तकनीशियंस को, टेक्नोलॉजी को हम क्या भुगतान कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान के प्राप्ति के लिए क्या भुगतान कर रहे हैं, अमूर्त संपत्तियों के लिए और पेटेंट आदि के लिए क्या भुगतान कर रहे हैं। मीन्स ये सारा सब कुछ पूरा एक जो प्रोसेस होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसके स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इसमें शामिल होंगे। और उनमें उनके लिए जो एक्स्ट्रा जो खर्चे करने पड़ रहे हैं और भी, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं, जैसे इसमें देखिए लोक कार्य एवं ढांचागत निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे। मीन्स कि हमारे कर्मचारियों के लिए हमें कॉलोनी, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी है, जो हमने पिछले उस एनालिसिस में भी पढ़े थे। इसके अलावा सड़क के लिए या गोडाउन के लिए, तो ये सारे जो खर्चे हैं प्रोडक्ट के साइड वाले हैं और इनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इनके साथ साथ आकस्मिक व्यय तथा मूल्य वृद्धि के लिए भी आयोजन बना लेना चाहिए। मीन्स जो हमारे लिए सडन एक्सपेंसेस आएंगे या फिर प्राइस इन्फ्लेशन होगा, उनके लिए भी प्रोविजंस बना लेना चाहिए। आकस्मिकताओं के लिए क्या होता है, अनुमानों का 10% आयोजन किया जाता है, 10% हमको प्रोविज़न रखना है। उपकरणों के आयात की स्थिति में अथवा जहाँ, इसको मैं आगे करना भूल गई, जहाँ विदेशी मुद्रा आवंटित हो, अनुमान स्थायी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा दोनों में बनाने चाहिए।
और इनके लिए बीजक आदि लगाने चाहिए, मतलब मीन्स इनके जो भी डीडी या जो भी आप सेलिंग का बिल है, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, सेलिंग परचेजिंग के बिल्स वगैरह ये सारे। आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत। एक परियोजना के लिए कोषों की आवश्यकता की पूर्ति दो प्रकार के स्रोतों से की जा सकती है। कौन कौन से सोर्सेज हुए? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बड़ी संस्थाएं क्या होता है, छोटी परियोजना अथवा क्षमता विस्तार मीन्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो भी हुए या ये क्या बोलते हैं, क्षमता विस्तार, विविधीकरण जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए कोषों की व्यवस्था कहाँ से करती है? इंटरनल सोर्सेज से कर सकती है, क्योंकि उनके पास उतनी मात्रा में फंड्स रहते हैं। लेकिन जो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं या नए संस्थाएं हैं, उनके लिए कोषों की व्यवस्था बाह्य स्रोतों से ही करनी होती है, एक्सटर्नल। बाह्य स्रोत कौन कौन से? वे इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स। स्वामित्व कोष या फिर ऋण पूंजी के रूप में मीन्स डिबेंचर्स, दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, स्थगित साख, प्रेरणात्मक योजनाएं ईटीसी, जैसे असुरक्षित लोन, जन निक्षेप, किराया, रेंट ईटीसी। ठीक है। परियोजना के लिए विभिन्न कोषों के स्रोतों का अध्ययन अध्याय 11 में किया गया है। इसका वर्णन तो उसको हम जब नेक्स्ट उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, उनकी वित्त व्यवस्था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर फाइनेंसिंग। अब कार्यशील पूंजी की दो अवधारणा है, केवल चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाकर, मीन्स ग्रोस कैपिटल एंड नेट कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ये दो हैं। ग्रोस में करंट एसेट्स को शामिल करते हैं और नेट में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। अब कार्यशील पूंजी के घटकों में यानी कि वर्किंग कैपिटल के जो ये होंगे, ये कौन कौन से होंगे? रॉ मटेरियल, देशी एंड विदेशी, अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ, निर्मित माल, फिनिश्ड गुड्स, देनदार डेटर्स, प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल्स और परिचालन व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक वर्ष की अवधि, इसमें हम किसको करेंगे? पूरा फाइनेंशियल ईयर को, एक वर्ष की अवधि को शामिल करेंगे। इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट हमारा ये घटक होंगे, मीन्स हमारे एसेट्स। और पूंजी के स्रोत, कार्यशील पूंजी के स्रोत मीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? ये होंगे व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त अग्रिम, एडवांसेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक साख उपार्जन, वही कमर्शियल क्रेडिट एंड आयोजन और उसके प्रोविजंस, और वित्त के दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये सारे इसमें सोर्सेज कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी अग्रिमों पर व्यापारिक बैंकों द्वारा सीमाओं में टंडन समिति द्वारा निर्दिष्ट कुल स्वीकार्य बैंक वित्त मापदंड तथा प्रत्येक चालू संपत्ति के विरुद्ध संस्था द्वारा दी जाने वाली उपांत राशि मार्जिन मनी की व्यवस्था प्रमुख है। ये कुछ जैसे टंडन समिति है, इसके द्वारा जो भी फाइनेंस के क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं वो, प्लस चालू संपत्ति के विरुद्ध संस्था द्वारा दी जाने वाली उपांत राशि मार्जिन मनी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिक्री एवं उत्पादन लागत का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। परियोजना लाभप्रदता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बिक्री एवं उत्पादन पर निर्भर करती है, और इसलिए बिक्री आगम यानी कि सेल्स से हमारी कितनी रेवेन्यू, कितना क्या आगम होने वाली, कितनी इनकम होने वाली है, उनके लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे परिचालन के प्रथम वर्ष में उच्च क्षमता उपयोग नहीं मानना चाहिए। यह मानिए कि जितना उत्पादन किया जाता है वह समस्त बेच दिया जाता है ताकि स्टॉक की समस्या ना हो। चयनित विक्रय मूल्य ऐसा होना चाहिए जिसे वसूल किया जा सके और वर्तमान में बाजार में प्रचलित हो। उत्पादन लागत सामग्री, श्रम, सेवाएं तथा कारखाना उपरिव्यय का योग होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ? मटेरियल, लेबर एंड सर्विसेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल होगा। सामग्री लागत में रॉ मटेरियल होगा, रसायन एवं भोग्य सामग्री जो भी आपको चाहिए होगी। सामग्री की कुल आवश्यकता वर्ष में संभावित उत्पादन की मात्रा की प्रति इकाई सामग्री के गुणनफल के बराबर होती है। उपयोगिताओं में यूटिलिटीज में क्या क्या जाएंगे? पावर, वाटर एंड फ्यूल, ईंधन। इनकी आवश्यकता का अनुमान सलाहकार द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों या उद्योग उपभोग माप जो भी हो के आधार पर
किया जाता है। श्रम लेबर क्या हुआ, मेन पावर, मेन पावर की कॉस्ट को हम लेबर बोलेंगे। इसकी गणना श्रमिकों की संख्या उनकी पारिश्रमिक दर के आधार पर की जाती है। टोटल नंबर ऑफ लेबर क्या है और उनकी वेजेज रेट क्या है। श्रमिकों की मांग मशीनों की परिचालन आवश्यकता पर डिपेंड करती है। मशीन ऑपरेट करने की डिमांड के अकॉर्डिंग होगी वो, कि कितने व्यक्तियों की ज़रूरत, कितनी लेबर की ज़रूरत होगी। इनके अलावा निरीक्षण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या उद्योग मापदंडों पर होगी। इंस्पेक्शन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। इनके अलावा प्रचलित दरों के आधार पर पारिश्रमिक में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन, अन्य निवृत्ति लाभों को भी सम्मिलित किया जाता है। मीन्स हम उनका बेसिक पे क्या है, प्लस उनका डियरेंस अलाउंस, उनका HRA, हाउस रेंट अलाउंस, व्हीकल का, और अन्य जो भी कोई प्रॉफिट्स उनको दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं कारखाना उपरिव्यय की। इनमें क्या क्या आ गया, मरम्मत एवं रख रखाव, उनका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, रेंट, कर, कारखाने का जो टैक्स है वो, संपत्तियों का बीमा करवाते हैं, एसेट्स का, वो सारी चीज़ें इसमें उपरिव्यय में आ जाता है। और उपरिव्यय की मदों में संदिग्धता के लिए मार्जिन और जोड़ दिया जाता है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउट किया जाता है, ये डाउटफुल आइटम्स के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाभदायकता प्रक्षेपण, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन। एक बार संस्था द्वारा बिक्री एवं उत्पादन लागत के अनुमान लगा लेने के उपरांत अगला कदम कार्यकारी परिणामों अर्थात लाभदायकता प्रक्षेपण या अनुमान लगाना है। परियोजना के लाभदायकता अनुमान का आशय संस्था द्वारा संभावित विक्रय, वसूली एवं किए जाने वाले संभावित व्ययों का एक अनुमान है। क्या हुआ, संस्था द्वारा संभावित विक्रय, वसूली एवं किए जाने वाले संभावित व्ययों का अनुमान। विक्रय के लिए विक्रय वसूली किस प्रकार की है और संभावित एक्सपेंसेस कौन कौन से, उनका अनुमान है ये। यदि संभावित विक्रय मूल्य संभावित व्यय से अधिक है तो परियोजना से लाभ अर्जन की संभावना है। सिंपल सी बात है, सेल्स वसूली ज़्यादा है और इसके जो एक्सपेंसेस है वो कम है, तो लाभ अर्जन, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त आवेदन के प्रपत्र 12 के अनुसार आय एवं व्यय के विभिन्न शीर्षक इसमें दिए गए हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी दिया गया है, ये इसका प्रारूप दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या था, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हैं, सेल्स एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद में रॉयल्टी एंड नो हाउ पेएबल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 1 2 3 + 4 करके, फिर एक्सपेक्टेड सेल्स हो गई, देन ग्रोस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मीन्स एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी रही और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रही, उसमें से ग्रोस प्रॉफिट आ गया। देन टोटल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने हुए, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, 7 - 8 - 9, यानी कि टोटल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को घटाएंगे और डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। देन अदर इनकम, और फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, देन प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 10 + 11 + 12 ये प्रारंभिक व्यय को तो हम घटाएंगे, जाहिर सी बात है। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन कर लिया है, 13 - 14 करना है, तो ये क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद डिविडेंड घटाना है, डिविडेंड किनको दे रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो घटा दिया, तो फिर हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट आया, और उसके बाद नेट कैश एक्रूअल्स। ये इस प्रकार से एस्टिमेट है, प्रारूप है। देन हम बात करते हैं प्रक्षेपित चिट्ठे की, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। चिट्ठा वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला एक निश्चित तिथि के शेषों का विवरण है। चिट्ठा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक निर्धारित प्रारूप में होता है, ये आप सबको पता है, कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग होगा। एक परियोजना अथवा संस्था का प्रक्षेपित चिट्ठा भविष्य में एक समय बिंदु पर अपेक्षित वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। मीन्स उस इंस्टीट्यूट की या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक जो टाइम होगा, टाइम लिमिट होगी, जैसे वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में उस संस्था की वित्तीय स्थिति को, फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है। किसको, अपेक्षित को। प्रक्षेपित चिट्ठा विभिन्न लागत सूचनाओं, आधार वर्ष के चिट्ठे तथा अनुमानित आय व्यय के आधार पर होगा, अर्थात संस्था की प्रत्येक संपत्ति या दायित्व में संभावित परिवर्तनों में वृद्धि या कमी करके समाहित किया जा सकता है, और यह आने वाले वर्ष या वर्षों के लिए हो सकती है। मीन्स संस्था की जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है उनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, यानी कि संपत्ति हमारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, हमने चुकाए हैं या और ज़्यादा लोन वोन कहीं से लिया है, तो उन सारी चीज़ों के साथ में ये एस्टिमेटेड
होता है। अब बात करते हैं प्रक्षेपित रोकड़ प्रवाह विवरण, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या हुआ, ये क्या होता है कि एक वर्ष या एक से अधिक वर्षों के लिए प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष दर्शाते हुए रोकड़ अंतर्भावों और बहिर्भावों का विवरण है। आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा, ये एक वर्ष या एक से अधिक वर्षों में प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष, कैश एंड बैंक बैलेंस को दर्शाते हुए कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को का एक स्टेटमेंट है, मीन्स रोकड़ बजट है ये। कि रोकड़ प्रवाह विवरण को लंबवत या क्षैतिज प्रारूप में, मीन्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आप पढ़ चुके हो सेकेंड ईयर में। प्रक्षेपित आय विवरण, प्रक्षेपित चिट्ठा तथा प्रक्षेपित रोकड़ प्रवाह विवरण सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, प्रक्षेपित वित्तीय विवरण, जिन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया जाता है और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। लाभदायकता अनुमान इस मान्यता के आधार पर बनाए जाते हैं कि परियोजना भविष्य में क्षमता उपयोग की एक निश्चित स्तर पर परिचालित होगी। इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि परियोजना की अधिकतम क्षमता क्या है जिस पर कोई लाभ अथवा हानि ना हो, मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स ना लाभ ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। एवं कब परियोजना लाभ अर्जित करना प्रारंभ करेगी, मतलब उसके बाद कब से प्रॉफिट करना शुरू करेगी, तब तक तो यही सिचुएशन रहेगी कि हमारी इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल है। सम विच्छेद बिंदु की गणना सरल है क्योंकि सम विच्छेद बिंदु पर कुल आगत एवं कुल लागत बराबर होती है। आपकी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों बराबर होते हैं। एक नई संस्था के लिए सम विच्छेद बिंदु अचानक नहीं पहुंचता है, यह तृतीय या चतुर्थ वर्ष में क्षमता उपयोग के आधार पर पहुंचता है, उसमें स्टार्टिंग के ईयर में ही नहीं आ जाएगा। और ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। कल मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।